गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर बैजनाथ पांडे, डाइट प्रवक्ता, चंदौली। आज मैं एक बहुत ही शिक्षा शास्त्र का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। यह टॉपिक डीएलएड में डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के एडू 6 का सिलेबस है और यह टॉपिक बीएड के लिए भी, एमएड के लिए, या जो लोग नेट दे रहे हैं या सीटेट दे रहे हैं या यूपी दे रहे हैं, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। केवल हम बात करें तो यह परीक्षा की दृष्टि से ही उपयोगी नहीं है, यह समाज के दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी है। इसे हर किसी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे, समाज में जो भेदभाव की प्रवृत्ति होती है वह समाप्त हो। तो चलिए आज का जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, इसके विषय में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, कहाँ से यह शब्द आया, कब कैसे इसका विकास हुआ, कब हम इसे अपने शिक्षा प्रणाली में लागू किए। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता थी जिसके कारण यह नया शब्द समावेशी शिक्षा का जन्म हुआ, लागू किया गया। इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। आवश्यकता क्या थी, समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्या किन उद्देश्यों को लेकर हम समावेशी शिक्षा देते हैं या समावेशी शिक्षा का जन्म हुआ है, शुरुआत हुआ है। फिर हम यह भी देखेंगे कि समावेशी शिक्षा का संगठन क्या है और समावेशी शिक्षा से किनको फायदा पहुंचता है, क्या क्या उनसे लाभ है। चलिए आइए दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है, हम किसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। एक तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि शिक्षा, सामान्य शिक्षा क्या है। सामान्य शिक्षा वो है जिसमें नियमित कक्षाओं में बालक पूर्ण लाभ उठा सके। जो हमारी नियमित कक्षाएं हैं उनमें यदि बिना किसी सहयोग के बालक यदि पूर्ण लाभ उठा सकता है तो ऐसे बालक को हम सामान्य बालक कहते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक भाषा में यदि बात करें तो जिनकी IQ 90 से लेकर 110 के बीच होती है, उनको हम सामान्य बालक या औसत बालक के श्रेणी में रखते हैं। यह टर्मन महोदय ने कहा था। अब हम लोग बात करते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। सबको स्पष्ट हो गया कि सामान्य बालक कौन होते हैं या सामान्य शिक्षा है। सामान्य शिक्षा वो है जिसमें नियमित कक्षाओं में बालक बिना किसी अतिरिक्त सहयोग के कक्षा से पूर्ण लाभ उठा सकता है। ऐसे शिक्षा को हम सामान्य शिक्षा कहते हैं और ऐसे बालकों को सामान्य बालक कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। सामाजिक रूप से, बुद्धिमत्ता के रूप से, भाषाई रूप से, लैंगिक रूप से, भावात्मक रूप से, विभिन्न रूप से पिछड़ा हुआ बालक को जब हम एक ही छत के नीचे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देते हैं तो ऐसे शिक्षा पद्धति को, ऐसे शिक्षा प्रणाली को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। समावेशी शिक्षा क्या है? जब सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालयों में हम सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, भाषाई रूप से, लैंगिक रूप से, भावात्मक रूप से, विभिन्न रूपों से पिछड़े हुए बालकों को एक ही छत के नीचे जब शिक्षा देते हैं तो ऐसे शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, एक आइडिया आपके मन में बन गया होगा कि क्या है समावेशी शिक्षा। मतलब कि एक ही छत के नीचे जब हम जो सामान्य बालक हैं उनको और जिन बालकों को अतिरिक्त
सहायता की आवश्यकता है उनको, दोनों को जब हम एक ही छत के नीचे शिक्षा देते हैं तो ऐसी शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, कैसे इसका शुरुआत हुआ, कहाँ से यह आया। एक सम्मेलन होता है थाईलैंड शहर में। थाईलैंड का एक शहर है जोमिसियन, उसमें एक विश्व सम्मेलन 1990 में होता है। यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में इसे पूछा जा चुका है। इवन कि कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा में यह पूछा जा चुका है कि किस शहर में यह सम्मेलन हुआ। यह याद रखिएगा कि एक सम्मेलन हुआ, मैं बताता हूँ कि सम्मेलन का टाइटल क्या है। सबसे पहले 1990 में थाईलैंड का एक शहर था जोमेसियन, जिसमें एक विश्व सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का जो शीर्षक था, जो टॉपिक था, जिस पर सम्मेलन हुआ, वह था शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होनी चाहिए। उसका जो शीर्षक था वह था कि शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होनी चाहिए। इस सम्मेलन में यह निष्कर्ष निकला कि सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित हो और सभी को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। जैसे बच्चों को, प्रौढ़ों को, वृद्धों को, सभी के लिए शिक्षा की समान सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इस सम्मेलन में लगभग 50 देशों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, इसके 4 वर्ष के बाद, आप याद रखिएगा, इसके लगभग 4 वर्ष बाद 1994 में एक स्पेन का शहर है सलमानका। 1990 में थाईलैंड के जमिसियन शहर में विश्व सम्मेलन हुआ था। ठीक उसके 4 वर्ष बाद जो थाईलैंड में सम्मेलन हुआ था, उसमें यह उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि सभी के लिए शिक्षा का समान लक्ष्य होना चाहिए और समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। उसके ठीक 4 वर्ष बाद स्पेन का एक शहर है सलमानका, जिसमें एक सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन में लगभग 92 देशों ने भाग लिया, प्रतिभाग किया, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल थे। लगभग 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसमें सहभाग किया या प्रतिभाग किया। यह सम्मेलन 1994 में हुआ था। इसे याद आप लोग रखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार यह पूछा जा चुका है कि सलमान का सम्मेलन क्या हुआ और क्या निष्कर्ष निकला। सबसे पहले समावेशी शिक्षा जो शब्द है वह इसी सम्मेलन में सामने आया। इसे याद रखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम जो समावेशी शिक्षा शब्द है वह इसी सम्मेलन में सामने आया। क्या था, इसको देखते हैं। उसमें क्या कहा गया। पहले मैं आपको बात बता दूं कि एक विशिष्ट बालक होते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप ठीक से समझें, इसके लिए एक मैं बता दूं। विशिष्ट बालक, आप इतना ही जानिए कि जो बालक सामान्य नहीं है वही विशिष्ट बालक है। बस इतना ही आप समझिए कि जो बालक सामान्य नहीं है वह विशिष्ट बालक है। इस सम्मेलन में यह निकला कि बच्चों को सामाजिक रूप से, बुद्धि के रूप से या मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से या बौद्धिक या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भाषाई एवं भावनात्मक रूप से आदि से जो भिन्न बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ एक साथ शिक्षा दी जाती है। इसे समावेशी शिक्षा कहा जाएगा या कहा जाता है। आप फिर से एक बार सुनिए। सलमान का सम्मेलन में समावेशी शिक्षा को परिभाषित किया गया। क्या था उसका परिभाषा? उसमें था कि बच्चों को सामाजिक रूप से, बुद्धि के रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भाषाई रूप से, भावात्मक रूप से आदि को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि किन दृष्टियों से भिन्न बालक को एक साथ शिक्षा देते हैं, जो सामाजिक रूप से भिन्न है या जो बौद्धिक रूप से भिन्न है। बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से कौन भिन्न हो सकते हैं? जो वंचित हैं या समाज के मुख्य धारा से जो विरत हैं, जो दूर हैं, उन बच्चों को, जो बौद्धिक रूप से या तो प्रतिभाशाली हैं या मंद हैं, ऐसे बालकों को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जब बच्चों की भिन्नता हो या भाषाई रूप से बच्चों की भिन्नता हो या भावात्मक दृष्टि से बच्चों की भिन्नता हो, आदि भिन्नता के साथ भी जब एक साथ हम बच्चों को शिक्षा देते हैं तो ऐसी शिक्षा को समावेशी शिक्षा हम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी ने भी समावेशी शिक्षा को परिभाषित किया है। एनसीईआरटी ने कहा, शैक्षिक वातावरण में बालकों को धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी ने भी समावेशी शिक्षा को परिभाषित किया है। उसने कहा है कि शैक्षिक वातावरण में बालकों को धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के विद्यालय में शिक्षा देना, अर्थात सभी को एक साथ शिक्षा देना, समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम और जान लेंगे। दोस्तों, हम विशेष आवश्यकता वाले बालकों के विषय में भी थोड़ा जान लें कि किनको हम विशेष आवश्यकता वाले बालक हम कहेंगे। कौन से बालक विशेष आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में आते हैं? वही बालक जो मानसिक, शारीरिक, तंत्रिका तंत्र, विकासात्मक आदि की दृष्टि से अधिगम से वंचित बालक। अधिगम से वंचित बालक कौन से बालक? जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या तंत्रिका तंत्र के रूप से या विकासात्मक पद्धति के रूप से जो अधिगम से वंचित हैं, ऐसे बालक। वे बालक जिनमें नकारात्मक आवृत्ति के कारण शिक्षा के मुख्य धारा से विरत हो गए हैं, वे बालक जो नकारात्मक आवृत्ति के कारण शिक्षा के मुख्य धारा से विरत हैं, ऐसे बालक। या पाठ्यक्रम के कारण पिछड़े हुए बालक। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो कि पाठ्यक्रम उनके लिए उचित नहीं होता है या अधिक होता है। ऐसे भी बालक कुछ होते हैं जो पाठ्यक्रम के कारण पिछड़ जाते हैं या अनुपयुक्त योजनाओं के कारण पिछड़े बालक। इसे भी आप देखिएगा कि अनुपयुक्त योजनाओं के लिए भी पिछड़े हुए बालक या बौद्धिक भिन्नता के कारण पिछड़े हुए बालक या मनोसामाजिक कारणों से पिछड़े हुए बालक या विशिष्ट जीवन यापन करने वाले बालक, ये सारे बालक को हम विशिष्ट बालक के श्रेणी में रखते हैं। जब हम समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों के साथ, जो पहले हमने विशिष्ट बालकों के बारे में बताया, वो बालक और सामान्य बालक जब एक साथ एक ही छत के नीचे जब अधिगम प्राप्त करते हैं तो हम ऐसे शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या आवश्यकता है, क्यों हमें जरूरत पड़ी, उनके लिए तो यह भी मन में आता है कि जो विशिष्ट बालक हैं उनको क्यों नहीं हम विशिष्ट विद्यालयों में ही भर्ती कराकर उनकी अधिगम की व्यवस्था करते हैं। यह सबके मन में सामान्य रूप से जरूर उठता होगा, लेकिन हम देख लेते हैं कि क्या आवश्यकता थी, क्यों हमने समावेशी शिक्षा का जो संप्रदाय था वह हम क्यों लाए, क्यों लागू किए। सबसे पहले जो आवश्यकता है वह सामान्य मानसिक विकास हेतु। पहला आवश्यकता है कि सामान्य मानसिक विकास हेतु। आप जानते हैं कि विशिष्ट बालक कौन हैं। यदि उनको अलग किसी विद्यालय में उनको
दाखिला देकर उनको भर्ती कराकर हम जब उनका अध्यापन कार्य करेंगे तो उनमें सामान्य मानसिक विकास नहीं होगा। वह पहले से ही अपने आप को हीन भावना से ग्रसित होकर वह मान लेंगे कि हम अ, उस योग्य नहीं है, इसलिए हम अलग विद्यालय में हमें पढ़ाया जा रहा है। और जब इन बालकों को जो विशिष्ट हैं उनको और सामान्य बालक को एक साथ अ, एक विद्यालय में एक छत के नीचे जब अधिगम क्रियाएं कराई जाएंगी तो उनका जो सामान्य मानसिक विकास होगा। दूसरा दूसरा क्या आवश्यकता है? पहला तो आवश्यकता हो गया सामान्य मानसिक विकास हेतु। दूसरा क्या आवश्यकता है? सामाजिक एकीकरण हेतु। ठीक है दोस्तों, सामाजिक एकीकरण का क्या अर्थ है? अर्थात कि जो समाज में भेदभाव है, जो विकृति है कि यह भाषाई आधार पर या जाति के आधार पर या शारीरिक भिन्नता के आधार पर या मानसिक भिन्नता के आधार पर दो वर्गों में जो हमारा समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, उसका एकीकरण होना। जब ऐसे बालक सामान्य बालक एक छत के नीचे एक साथ अध्ययन करेंगे तो उनमें भेदभाव की भावना खत्म होगी और सामाजिक एकीकरण होगा। तो इसलिए जो दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है वह सामाजिक एकीकरण है। इसके बाद हम आते हैं शैक्षिक एकीकरण। ठीक है, शैक्षिक एकीकरण, उनके लिए अलग सिलेबस, उनके लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था। यदि ऐसा होगा तो उनके लिए नौकरी पाना या जो ऊपर के एडमिशन करना, जैसे स्नातक के बाद पारा स्नातक या इंटरमीडिएट के बाद स्नातक में एडमिशन के लिए यदि उनको एक ही टेस्ट में बैठना पड़ता है और उनके को पढ़ाया गया है तो निश्चित तौर पे उनका एकीकरण नहीं हो सकता है, वह पिछड़ जाएंगे। तो शैक्षिक एकीकरण हेतु भी समावेशी शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह है समानता की अनुपालना करने के लिए। सब आप जानते हैं कि समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। यह जब हम दो तरह के विद्यालय बनाकर दो अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को जब हम एक साथ शिक्षा देंगे तो निश्चित तौर पे समता के जो समानता के अनुपालना का सिद्धांत है वह हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इस हेतु हमें एक पाठ्यक्रम, एक जैसा विद्यालय, एक जैसी सामाजिक व्यवस्था में हम बालकों को पढ़ाएंगे, तभी जाकर हम जो समानता का जो अधिकार है उसका अनुपालन कर सकते हैं। फिर दूरियां मिटाने हेतु, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में या काफ़ी पहले जब रूढ़िवादी व्यवस्था थी तो इनको जो समाज में जो विभिन्न क्षमता वाले बालक थे या दिव्यांग बालक थे या मानसिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से या सामान्य बालक से जो भिन्न थे, इनको द्वयम दर्जे या इनको उचित उचित स्थान समाज में प्राप्त नहीं होता था। आपको यह भी पता होगा कि बहुत पहले इनको अपशगुन का भी ये दो तक मान लिया जाता था कि ये दिख गए तो ये अपशगुन हो गया। ऐसा विकृति समाज में था। इस कारण भी समाज में जो दूरियां आती जाती थी उसको मिटाने के लिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। यह एक मिथक है कि आप देख रहे होंगे कि यह ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। उनके बारे में हमारे मस्तिष्क में एक धारणा, एक गलत धारणा बैठा हुआ था कि यह बालक यह कार्य नहीं कर सकते हैं, यह बालक यह कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसे विभिन्न क्षमता वाले बालक हैं जो दूसरे क्षेत्रों में बहुत बड़ा कार्य किए, उनका बहुत ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त हुआ। तो यह जो सामाजिक दूरियां हैं इन्हें मिटाने के लिए भी समावेशी शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ी। चलिए दोस्तों, आगे कौन कौन से सिद्धांत हैं हम इस पे चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत पे। कौन कौन से समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हैं? पहला सिद्धांत है प्रत्येक बालक को समान अवसर
भागीदारी तथा समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। दोस्तों एक बार फिर, प्रत्येक बालक को समान अवसर, भागीदारी तथा समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। अगला क्या सिद्धांत है देखते हैं दोस्तों। विशेष आवश्यकता वाले बालक को अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है और उनको हमें अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। अब अगला पॉइंट है, उत्तरदायित्व तथा सहयोग की भावना विकसित होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो विभिन्न क्षमता वाले बालक हैं उनमें उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए और जो सामान्य बालक हैं उनमें सहयोग की भावना, वह ऐसे बालकों को या समाज के अन्य बालकों को सहयोग करे, ऐसी भावना उनमें उत्पन्न होनी चाहिए। चलिए आगे दोस्तों हम बात करते हैं जो अगला सिद्धांत है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के परिवार व समाज के बारे में जानकारी। समावेशी शिक्षा का यह भी एक सिद्धांत है कि हमें जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनके परिवार के विषय में या उनके समाज के विषय में हमें विशेष जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, समुदाय की भागीदारी व सहयोग। हमें समुदाय की भागीदारी भी होना चाहिए और सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। अगला पॉइंट है जो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत का जो अगला पॉइंट है वह है दोस्तों, दूसरे बालकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अंतःक्रिया कर सके। यह सबसे बड़ा इसका सिद्धांत है कि जो दूसरे बालकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अंतःक्रिया कर सके। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सबसे पहला कि आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना। जो विभिन्न क्षमता वाले बालक हैं या दिव्यांग बालक है या विशिष्ट बालक हैं उनमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना, यह सबसे बड़ा इसका उद्देश्य है। जब उनको विशेष तरह की हमेशा जीवन भर विशेष सुविधाएं दी जाने लगती है तो उनमें आत्मनिर्भरता की भावना नहीं विकसित होगी, वह आश्रित बने रहेंगे। लेकिन ऐसे विद्यालयों में जो जब वह अकेले विद्यालय जाएंगे, विद्यालय में अकेले माँ बाप से अलग रहकर वह जब विद्यालय में बैठेंगे तो उनमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होगी जो आगे चलकर उनके लिए बहुत ही सहायक होगा। अगला, सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा शिक्षा के मुख्य धारा से विरत था, वह नहीं जुड़ा हुआ था। हम यह सोचते थे कि इनको सामान्य शिक्षा दे दिया जाए, यही पर्याप्त है। लेकिन यह देखा गया कि विभिन्न क्षमता वाले बालक भी बहुत अच्छे पढ़ लिख कर बहुत अच्छा कार्य किए। तो यह भी बहुत जरूरी है कि यह शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़े। सभी बालकों में जागरूकता की भावना विकसित करना, यह भी बहुत जरूरी उद्देश्य है कि सभी बालक वर्गों में जागरूकता की भावना विकसित करना। क्योंकि लोग जागरूक नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति होती थी कि इनको मान लिया जाता था कि यह कुछ कर नहीं सकते हैं। माता पिता भी यह मान लेते थे कि इनके लिए विद्यालय नहीं है या दूर विद्यालय है या ये इनके विद्यालय बहुत महंगे होते हैं। तो इस शिक्षा से इनमें भी, इनके माता पिता में और समाज में भी जागरूकता की भावना हुई कि नहीं, यह भी बच्चे अध्ययन कर सकते हैं, यह भी बच्चे अधिगम करके पर्याप्त प्रशिक्षण एवं अधिगम द्वारा अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अगला पॉइंट है जो उद्देश्य का, वह है प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा पूरा शिक्षा व्यवस्था प्रजातांत्रिक आधार पर अब चलने लगा है। तो यह भी जरूरी है कि इसके द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना होती है। उसके बाद जो उद्देश्य है दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना। यह हमारे मन में एक भ्रांति फैली हुई है कि विशेष आवश्यकता वाले बालक
सामान्य से ऐसे भिन्न होते हैं कि जीवन में ये कुछ कर नहीं सकते, या इनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है, या इनकी शारीरिक ऐसी स्थिति होती है, या व्यवहार से ऐसे होते हैं। तो ये जो भ्रम है, उस जो फैला हुआ समाज में भ्रम है, उसको भी दूर करता है समावेशी शिक्षा। अब हम बात कर लेंगे समावेशी शिक्षा का क्या लाभ है इसके विषय में। तो यह दोस्तों हम देख लेंगे किनको लाभ होगा। यह जब हमारे मन में आ जाएगा कि समावेशी शिक्षा का किनको लाभ होने जा रहा है, इससे किसको किसको लाभ हो सकता है, तब हम इसके लाभ को आसानी से बता पाएंगे। जैसे सबसे पहले किनको लाभ है? जो बच्चे विशिष्ट हैं उनको सबसे पहला लाभ है। जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं उनको लाभ है। जो बच्चे सामान्य बालक हैं उनको लाभ है। जो अध्यापक हैं उनको लाभ है, और जो माता पिता हैं उनको लाभ है। चारों के दृष्टि से हम यह देख लेंगे कि कैसे किनको लाभ पहुंच रहा है। सबसे पहले हम माता पिता की बात कर लेते हैं कि माता पिता को कैसे लाभ पहुंच रहा है। तो दोस्तों आप देखे होंगे कि एक ही परिवार में दो बच्चे हैं, एक विशेष आवश्यकता वाला बालक है और एक सामान्य बालक है। तो सामान्य बालक दूसरे विद्यालय में पहले जाता था, और विशिष्ट आवश्यकता यह लोग मानते थे कि इनके लिए अलग विद्यालय है। तो परिवार माता पिता को अतिरिक्त आर्थिक बोझ वहन करना पड़ता था, उनको छोड़ने जाना, उनको लाना, उनकी टाइमिंग अलग होती थी। तो समावेशी शिक्षा द्वारा उनकी जो सारी परेशानी थी वह हल हो गया। उनको एक ही विद्यालय में, जो नज़दीक का उनका विद्यालय है, वहाँ पे वो दाखिला करा सकते हैं, और वह बालक वहाँ पर सामान्य शिक्षा या सामान्य बालकों के साथ अधिगम प्राप्त कर सकता है। तो यह माता पिता के लिए यह लाभ था। अब अध्यापकों के लिए कैसे लाभ है, यह भी बात कर लेते हैं कि अध्यापकों को क्या लाभ है इससे। दोस्तों एक बहुत बड़ी संख्या की आवश्यकता होती, अलग अलग विशिष्ट विद्यालय यदि खोले जाते तो बहुत अधिक प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता होती, और उनके लिए एक अलग पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती। लेकिन समावेशी शिक्षा द्वारा सामान्य शिक्षाएं तो वही अध्यापक दे लेता जो सामान्य विद्यालय सामान्य अध्यापन कार्य करता होता है। जब उनको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तो उनको एक अतिरिक्त शिक्षक के द्वारा उनको हम प्रशिक्षित कर देते हैं। जैसे कोई बालक अंधा है, वह दृष्टि दोष उसमें है, तो सामान्य रूप से पूरी कक्षाओं को सामान्य अध्यापकों के तरह वह सुन ले सामान्य अध्यापकों से सुन लेगा। सिर्फ एक ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी, वह एक प्रशिक्षित अध्यापक उसको ब्रेल लिपि की शिक्षा दे देगा। तो इसलिए इस तरह से अध्यापकों को भी बहुत इससे फायदा हुआ है। अब बात करते हैं जो खुद स्वयं जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक हैं उनको क्या क्या फायदा है। आप जानते हैं कि पहले समाज में उनको शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनको घरों में रख दिया जाता था। वह कुछ अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, या सामान्य थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते थे घर पे, और वह उनका पढ़ाई का अंत हो जाता था, क्योंकि सबके पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि विशिष्ट विद्यालयों में स्थापना की जाए। और यह उपलब्ध भी नहीं था। प्रत्येक शहर में प्रत्येक स्थान पर विशिष्ट विद्यालय नहीं थे। विशिष्ट विद्यालय भी थे तो उनमें भी अलग अलग कैटेगरी के बालक होते हैं। तो सभी तरह के कैटेगरी के बालक एक तरह के विशिष्ट विद्यालय में नहीं अध्ययन कर पाएंगे, तो उनके लिए संभावनाएं कम थी। लेकिन जब समावेशी शिक्षा का संप्रत्यय आ गया तो उसके बाद से वह बालक जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक है वह भी सामान्य बालकों के साथ ही उनका नामांकन हो जाता है, वही बालक पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब सामान्य बालकों को क्या लाभ है? सामान्य बालकों में जो भ्रम था कि यह बालक ऐसे नहीं कर सकते हैं, या समाज के मुख्य धारा में वह नहीं आ सकते हैं, तो इनको इंक्लूसिव एजुकेशन से या समावेशी शिक्षा से वह भी जो समस्या थी उसका भी समाधान हो गया, और इनमें भ्रम भी मिट गया। यह उन्हें स्वीकार करने लगे, एक साथ यह कदम से कदम मिलाकर चलने लगे, तो यह भी बहुत बड़ा फायदा हुआ दोस्तों। अब हम एक बात कर लेंगे, एक संप्रदाय की बात कर लेंगे कि पहले आपको याद होगा दोस्तों, अब हम बात कर लेंगे
इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या भेद है? आप लोग देखे होंगे कि पुस्तकों में भी या सामान्य रूप से भी एक दूसरे के समानार्थी के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है या किया जाता था। समावेशी शिक्षा को ही या इंटीग्रेटेड एजुकेशन को ही समावेशी शिक्षा समझ लिया जाता था। जैसे शुरू में जब यह शब्द आया तो लोगों ने कहा यह संप्रदाय तो पहले से था, इसमें नया क्या है? तो जो भिन्नता है मैं उसको थोड़ा सा इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि कैसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है दोनों में भिन्नता क्या था। दोनों की सबसे पहले तो आप जान जाएं कि दोनों का प्रोसेस अलग था। दोनों का जो पढ़ाने का प्रोसेस है वह अलग है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में कोई बिना व्यवस्था किए सिर्फ उनका हम नामांकन कर दिए, न तो उनके लिए हम अलग से शिक्षक का प्रबंध किए, न तो हमने एक अलग तरह का पाठ्यचर्या बनाया। इंक्लूसिव एजुकेशन जब हम बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन में अब हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो हम यह ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को बनाते हैं कि उससे समाज के प्रत्येक वर्ग का बालक उससे लाभान्वित हो सके। लेकिन एकीकृत शिक्षा के द्वारा जो हम पाठ्यक्रम था उसमें भी कोई अंतर नहीं किया गया। जो पहले से परंपरागत पाठ्यक्रम था वही उनको थोप दिया गया। उसके बाद से जो उनको नामांकन तो कर लेते थे, लेकिन जब स्पेशल ऐड की बात आती थी तो उनको हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन में उनको स्पेशल ऐड जो उनकी सहायक सामग्री है जो उनको भी हम नहीं पहुंचाते थे, उनको भी हम नहीं देते थे। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में एक नया प्रक्रिया द्वारा एक नए पाठ्यक्रम से इनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन में इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जब आया तो नामांकन तो कर लिए, लेकिन उसके लिए विद्यालयों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वह उनके अनुसार से हम उसको उनके समायोजन के लिए नहीं बनाए कि वह वहाँ पर आसानी से अध्यापन कार्य कर सके। लेकिन जब इंक्लूसिव एजुकेशन का संप्रदाय आया तो जैसे विद्यालयों में रैंप बनने लगा, जो विद्यालय में पानी पीने का स्थान था उसे नीचा कर दिया गया। इस तरह की जो भी एक ऐसे वर्ग से जो बालक आते थे यह विद्यालयों में ध्यान रखा गया कि ऐसे विद्यालय भी पढ़ने आएंगे तो उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको मॉडिफाइड किया गया, उनको आधुनिकीकृत किया गया कि वह भी बालक आएंगे तो उनको। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में इस तरह से कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद अगले टॉपिक में विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के विषय में चर्चा करेंगे, उनके प्रकार कौन कौन से हैं और एक एक बालक लेकर हम पूरा सिलेबस जो है जो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम है वह बीएड, एमएड, नेट, सीटेट, यूपी टेट सबको ध्यान में रखकर इसका अध्ययन करेंगे। आपका दिन शुभ हो दोस्तों, धन्यवाद।